हॉर्लिक्स और नेटवर्क 18 लेकर आए हैं मिशन पोषण भविष्य रोशन। नमस्कार, मैं हूं अनीश देवगन। आप देख रहे हैं आर पार। सियासत के सबसे बड़ा सूरमा यानी असाउद्दीन ओवैसी ने 2019 के लिए बड़ी चाल चल दी है। ओवैसी कह रहे हैं कि बीजेपी और कांग्रेस की हिंदू सियासत और जनेऊ सियासत का चक्रव्यूह तोड़ने के लिए मुसलमानों और दलितों को साथ आना बेहद जरूरी है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ओवैसी साहब का दलित प्रेम अचानक क्यों चक गया, या फिर उन्हें दलितों में अपना दलहित नजर आ रहा है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि दलित और मुसलमान मिल गए तो देश में हिंदू पॉलिटिक्स रिजेक्ट हो जाएगी। लेकिन बड़ा मुद्दा यह है, क्या दलितों के नाम पर ओवैसी हिंदुओं के बीच में बड़ी लकीर खींचने की कोशिश कर रहे हैं, डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं? क्या ये हिंदुओं को बांटने की चाल है? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। 2019 में हिंदू पॉलिटिक्स को हराएंगे ओवैसी। आज का आर पार इसी पर। रमजान के महीने में असदुद्दीन ओवैसी ने कल इफ्तार पार्टी दी, लेकिन इस पाक मौके पर भी वो जहर उगलने से बाज नहीं आए। जरा सुनिए बंटवारे की सियासत के सबसे बड़े सूरमा ओवैसी साहब क्या फरमा रहे हैं। यही चाहते हैं कि मुस्लिम दलित इत्तेहाद का एक अच्छा माहौल बने और हमारे मसाइल, हमारे इशूज एक ही हैं कि ये कमजोर वीकर सेक्शन इस बात को समझ लें कि आप दोनों का मिलना ये हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स के बहुत ज़रूरी है। एक तरफ तो हिंदू नेशनलिज्म की बात कोई करता है, दूसरे तरफ कोई जनेधारू पॉलिटिक्स की बात करता है। तो ये दोनों को रिजेक्ट करके सही मानों में जो मुल्क का कॉम्पोजिट कल्चर है उसको प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। हिंदू पॉलिटिक्स और जनेऊ पॉलिटिक्स के नाम पर ओवैसी कांग्रेस और बीजेपी दोनों को घेरने में जुटे हैं। बीजेपी पर लगातार हिंदुत्व की राजनीति के आरोप लगते हैं और गुजरात चुनाव के दौरान कांग्रेस ने राहुल गांधी को जनेऊधारी हिंदू बताया था। न केवल कांग्रेस उपाध्यक्ष श्री राहुल गांधी हिंदू धर्म से हैं, परंतु वो जनेऊधारी हिंदू हैं। तो क्या असदुद्दीन ओवैसी मुसलमानों के बाद अब दलितों की भी स्वघोषित ठेकेदारी करने निकल चुके हैं? लेकिन ओवैसी यहीं रुके नहीं। शरिया की आड़ में उन्होंने बाबरी मस्जिद का राग भी छेड़ दिया। शरीयत की हिफाजत के लिए, हमारी बाबरी मस्जिद की दोबारा तामीर के लिए मजलूमों के इंसाफ के लिए दुआ करते रहिए। लेकिन बड़ा मुद्दा है कि क्या मुसलमानों के नाम पर तीखे बयानों के बाद अब असदुद्दीन ओवैसी दलितों को उकसाने की कोशिश कर रहे हैं, और क्या ये दलितों के नाम पर हिंदुओं के बीच लकीर खींचने की कोशिश है? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। 2019 में हिंदू पॉलिटिक्स को हराएंगे ओवैसी। और आज का विश्लेषण आपको बताना समझाना बेहद जरूरी है। और आज का विश्लेषण यह कहता है कि आखिरकार दलित प्लस मुस्लिम इज इक्वल टू 2019 में दलित का विश्लेषण सुनिए। पहले मुसलमान, अब दलितों के नाम पर बंटवारे की चाल है। दलितों के नाम पर अपना दलहित देख रहे हैं ओवैसी जैसे नेता और ऐसी राजनीति करने वाले। 2019 में जीत के लिए मुसलमानों और दलितों का साथ जरूरी है, यह महागठबंधन भी समझा रहा है और ओवैसी साहब भी समझा रहे हैं। मोदी को मात देने के लिए दलितों और मुसलमानों पर महागठबंधन की भी खूब नजर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। दलित के दाव से हिंदुओं में फूट डाल रहे हैं ओवैसी जैसे नेता। आज का आर पार इसी पर है। मैं सीधा रुख करता हूं अपने पैनल का। मेरे साथ आज की इस डिबेट के अंदर डॉक्टर संबित पात्रा, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, बीजेपी हेडक्वार्टर से जुड़ रहे हैं। मेरे साथ इस डिबेट के अंदर चरण सिंह सापरा, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, वरिष्ठ नेता है कांग्रेस के। मेरे साथ असीम वकास साहब हैं, जो कि प्रवक्ता है AIMIM के, ओवैसी साहब की पार्टी है। मेरे साथ इलियास शराफुद्दीन है, प्रवक्ता इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन के। इनकी राय भी जानेंगे। और मेरे साथ इस देश के इस्लामिक स्कॉलर हैं फिरोज बख्त अहमद, वो भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। आप तमाम लोगों का स्वागत है। मैं इस डिबेट को ओपन करता हूं और सीधा असीम वकार, आज पहला सवाल आपसे पूछता हूं, ये नया फॉर्मूला आपका क्या है? कल तक सिर्फ मुसलमानों की बात करने वाले रमजान के पाक महीने में हिंदुओं में फूट डालने का काम कर रहे हैं।
असीम सबसे वकार। पहले तो मुझे ये जवाब दे दीजिए कि ये जो आप हेड, सबसे पहले तो मुझे ये जवाब दे दीजिए जी। ये जो आपने इसका डिबेट का नाम रखा है, ये आपको आरएसएस कार्यालय से मिला था या आपके कार्यालय से लोगों ने आपको सुझाया है कि हिंदू डिवाइड आप वाला? सवाल का जवाब दीजिए। आप तो मेरे को इस सवाल वैसे- नहीं, मेरे को किसी कार्यालय की अनुमति की जरूरत नहीं है, मुझे आपकी भी अनुमति की जरूरत नहीं है। आप सवाल का जवाब दे जो आपके सबसे बड़े नेता ने बोला है, बताइए। ओवैसी साहब ने जो भाषण दिया है जी, उसमें सिर्फ इत्तेहाद की बात है, एक एक की बात है, मोहब्बत की बात है, कंधे से कंधा मिलाकर साथ चलने की बात है। ये और बात है जो कि divide हिंदू and पॉलिटिक्स rule को की हराना politics है, करते हैं, उनको जेनेव मुंहतोड़- पॉलिटिक्स को हराना है। मुंहतोड़ जवाब उन्होंने क्या देने की बोला? बात है। उन्होंने कंधे से कंधा कैसे मिल रहा है? उन्होंने क्या बोला? हमें हिंदू पॉलिटिक्स को हराना है, हमें जेनेव पॉलिटिक्स को हराना है। इसके मायने क्या है सर, समझाइए ना जरा। देखिए, हिंदू पॉलिटिक्स का मतलब यह है कि जो कट्टरवादी सोच रखते हैं लोग, जो बात बात में मुसलमानों को हिंदुस्तान से बाहर खदेड़ने की बात करते हैं, पाकिस्तान चले जाओ, ये कर दो, वो कर दो, जो गौ हत्या के नाम पर लोगों की जान लिया करते हैं, जिनके राज्यों में दलितों को घोड़े पे चढ़ने का अधिकार नहीं है, कुएं पे जाने का अधिकार नहीं है, अच्छे कपड़े पहनने का अधिकार नहीं है, अपनी बात रखने का अधिकार नहीं है, अच्छी शिक्षा लेने का अधिकार नहीं है। अच्छा, क्या उनको ये आप साथ शिक्षा के आकर लिए एक कर रहे अच्छे और हैं? खूबसूरत हिंदुस्तान को बनाने की ठीक है। इजाजत नहीं देंगे आप? ठीक है, आपने अपनी बात रखी। संबित पात्रा, मैं आपका रुख करता हूं। संबित पात्रा, हिंदू पॉलिटिक्स को हराना है, जनेऊधारी पॉलिटिक्स को हराना है और क्षेत्रीय पार्टियां ही भाईचारे को कायम रख सकती हैं, यह कहना है मिस्टर ओवैसी का। देखिए, जहां तक मिस्टर ओवैसी का सवाल है, मैं उनको नियो जिन्ना कहता हूं। एक जिन्ना तब था जो आज नहीं है, जिसने हिंदुस्तान को बांट दिया, और एक आज नियो जिन्ना के रूप में ओवैसी साहब है जो हिंदुस्तान को इसी प्रकार बांटने की चेष्टा कर रहे हैं, और वो शुद्ध विशुद्ध राजनीति करने की चेष्टा कर रहे हैं। कोई दलितों के प्रति, कोई मुसलमानों के प्रति भी उनके मन में वफादारी नहीं है। देखिए, हिंदुस्तान में ये गलती आई है, जहां जितने भी राजनीतिक पार्टी के लोग बैठे हैं, गलती किसी की नहीं है, ये हम लोग बंट जाते हैं। ये जो नेता है, ये नेता हमें जाट, हमें गुजर, हमें दलित, हमें पंडित, हमें बनिया ऐसे कह के बांट देते हैं, और उसके पश्चात ये एक MY फैक्टर, MD फैक्टर, मुस्लिम यादव फैक्टर, मुस्लिम दलित फैक्टर, ये जानते हैं कि संख्या की खेल में मुस्लिम बटेगा नहीं। मुस्लिम को एक तरफ रखो और यादव को ले लो, गुजर को ले लो, या जाट को ले लो, या दलित को ले लो, तो बाकी लोगों को हरा देंगे, डेवलपमेंट को हरा देंगे। बस इसी आधार पे हम राजनीति करेंगे तुष्टीकरण की। दूसरी बड़ी बात है, ये वही ओवैसी की पार्टी है ना, जो IS के समर्थक जब पकड़े गए थे तो उनको लीगल एड और पैसा देने का काम कर रही थी। जब बम ब्लास्ट होता है IS का, तो वो बम नहीं देखती है कि दलित का बॉडी है, मुसलमान का बॉडी है, जनेऊधारी का बॉडी है, या बनिए का बॉडी है, जाट का बॉडी है, या गुजर है। उस समय बम ब्लास्ट जब होता है तो इंसान मारा जाता है। और आज ये ओवैसी जो कहते थे कि 15 मिनट पुलिस हटा दो, फिर हिंदुओं का क्या करते हैं हम देखते हैं, कैसे कत्लेआम करेंगे। तो आप नहीं, आप बोलना चाहते हैं कि दलितों को छोड़ देंगे, केवल जाट गुजरों को मारेंगे, दलितों को कुछ नहीं करेंगे, मुसलमानों को प्रोटेक्शन देंगे, पुलिस हटा लेंगे जब 15 मिनट के लिए, तो उस समय आप दलितों को कुछ नहीं करेंगे, बाकी सबको मारेंगे। यही बोलना चाहते हैं ना? ठीक है, आप किस प्रकार की राजनीति कर रहे हैं, क्षमा मांगनी चाहिए। ठीक है, असीम वकार जवाब, असीम वकार जवाब। देखिए, संबित पात्रा जी भूल जाते हैं कि इस हिंदुस्तान में गुजरात भी हुआ है, सूरत भी हुआ है, महाराष्ट्र भी हुआ है, और हर जगह, और आज भी जहाँ जहाँ दंगे हो रहे हैं, अभी जो दंगे हुए उसमें भी आपने देखा होगा कि आतंकवादियों, दंगाइयों के साथ पुलिस चलती है, दंगाई आग लगाते हैं और पुलिस उनको प्रोटेक्शन देती है, दंगाई बम और ईंटा फेंकते हैं, तलवार लेके चलते हैं, पुलिस साथ चलती है। तो मैं आपसे कहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, क्या किसी सेकुलर मुल्क की पुलिस इस तरह की शक्ल की होती है कि जो दंगाइयों और आतंकवादियों के साथ चलती है, उनको प्रोटेक्शन देते हुए और मजलूमों को मरवाती है? मुल्क का पुलिस का काम होता है इंडिया सुरक्षा का देना। मुल्क इतना खराब है तो आप हिंदुस्तान में रह क्यों रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अगर हमारी मुल्क की पुलिस इतनी खराब है कि आपको प्रोटेक्शन तक नहीं मिल पा रहा है, आप यहाँ
तो फिर नहीं, मैं तो बोल रहा था डर डर के क्यों जी रहे हैं मेरे भाई। अब आप पुलिस आपको प्रोटेक्शन दे नहीं पा रहा है, संविधान खतरे में है, ये मुल्क इतना, आपने अभी कहा कि ये मुल्क खराब है, नहीं आपने कहा ना कि हिंदुस्तान खराब है, आपने अभी कहा कि ये मुल्क खराब है, इस मुल्क की पुलिस में दम नहीं है, ये इस मुल्क की पुलिस किसी की रक्षा नहीं करती है और खास करके मुसलमानों की रक्षा नहीं करती है, तो आप कैसे महफूज हैं? अगर मुल्क की पुलिस मुसलमानों की रक्षा नहीं करती है, आप लोगों को डंडे से पीटती है, आपके ऊपर बम फेंक देती है, तो आप महफूज कैसे हैं? और रोज सुबह से शाम तक कुल्ला किए बगैर गाली देते रहते हैं, कैसे करते हैं? असीम अकार 30-40 सेकंड रिप्लाई। और आप मुझे बताइए, आप दलितों के इतने बड़े हितैषी बन रहे हैं सर, बंगाल में अभी जो नरसंहार हुआ, बंगाल के अंदर हुआ, उसके ऊपर एक भी मिस्टर ओवैसी का ट्वीट नहीं आया, एक भी बयान नहीं आया। ये दलितों का प्रेम सिर्फ राजनीति के लिए नहीं आया। कब आया? कब आया? आया, मैंने भी ट्वीट किया था, आया, उन्होंने भी कहा था, उन्होंने भी कहा था, मैंने भी कहा था। अच्छा ये बता दिया, एहसान जाफरी की मौत पे मोदी जी का बयान क्यों नहीं आया था? और गुजरात के मुसलमानों को बयान मौत पर जघन्य हत्याएं सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया, उस पर मोदी जी का बयान क्यों नहीं आया था? तो मतलब नहीं आया ना? बताइए मुझे, सुप्रीम कोर्ट अपनी शर्मिंदगी को छुपाने के लिए एहसान जाफरी पे डाल देंगे, इधर उधर चले जाएंगे। पहले मुसलमानों तक सीमित थे, अब बोल रहे दलित को भी दीजिए। एक मुझे समझ नहीं आती। और उसके बाद आपने एक और बड़ा पॉइंट भी लिखा, दलित हमारे भाई नहीं है, जो मिस कर रहे हैं, जो ये देश की जनता को पता होना चाहिए। आपने क्या बोला? क्षेत्रीय पार्टियां ही भाईचारे को कायम रख सकती है, यानी ये जो महागठबंधन दाएं बाएं से बन रहा है, ये इसको कायम रख सकता है। तो कुल मिलाकर आप जैसे पत्रकारों से भी खतरा है देश को, आप जैसे पत्रकारों से भी देश को खतरा है। आप जैसे पत्रकारों से भी देश को खतरा है। देश की शांति के लिए और भाईचारे के लिए खतरा है। बिल्कुल सर, भाईचारा बढ़ा रहे हैं जैसे पत्रकार 15 मिनट पुलिस हटवाकर आपने भाईचारा बढ़ाया। पत्रकारिता में एक ट्रेनिंग होना चाहिए, पुलिस वाले बयान देख के भाईचारा बढ़ाया था। में ट्रेनिंग होना चाहिए, एक मानसिक टेस्ट होना चाहिए कि वो पत्रकार सेकुलर है। अरे सर, सेकुलर पत्रकार नहीं बनना है, मेरे को सेकुलर पत्रकार नहीं बनना, भाईचारा विरोधी है, मेरे को सेकुलर पत्रकार नहीं बनना, जो आपकी श्रेणी में सेकुलर हो। ओवैसी जैसे लोगों की पॉलिटिक्स को खतरा है। अभी की पत्रकारिता से सर, मैं आप लोगों को एक्सपोज कर देता हूं, यहां मैं आप लोगों को एक्सपोज कर देता हूं, उसको खतरा है। और मुझे पता है, हम तो और आप मुझे पता है कि आप वो पॉलिटिशियन है जो नीम हकीम खतरे जान है, इस देश के लिए खतरे जान है। आप वो डिवाइड करना चाहते हैं, जो आने वाली 10 आप वो डिवाइड इस मुल्क में क्रिएट करना चाहते हैं। हिंदू मुसलमान में डिवाइड क्रिएट करेंगे तो पॉलिटिकल फायदा होगा, दलित को हिंदू से अलग करेंगे तो पॉलिटिकल फायदा होगा। छोड़िए ना, छोड़िए ना। आप जैसे लोगों से मुझे सर्टिफिकेट चाहिए क्या? आप लोगों से मुझे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए सर। तो मुझे आपसे सर्टिफिकेट चाहिए। मैं आपको सर्टिफिकेट क्यों दूंगा? मैं आपको सर्टिफिकेट क्यों दूंगा? सर्टिफिकेट नहीं देती। आपको तो देश की जनता सर्टिफिकेट नहीं देती, मैं क्या दूंगा? आपने सोच कैसे लिया? हम तो पहले से जानते थे कि अमीश देवगन सेकुलर नहीं है, लेकिन आज अमीश देवगन ने इस नेशनल टेलीविजन पे खुद कबूल कर लिया कि अमीश देवगन सेकुलर नहीं है। अरे सर, आपसे अगर सेकुलर, अगर आपसे सेकुलर होने का दर्जा प्राप्त हो तो फिर आदमी सेकुलर नहीं है, तो कोई सेकुलर नहीं है। थैंक यू सो मच, आप मुझे सेकुलर नहीं मानते। आई एम वेरी ग्रेटफुल सर। मेरा हाथ जोड़ के धन्यवाद। आपने अपने आप को कहा कि आई एम नॉट सेकुलर। आपने अपने आप को कहा, टाइम वेस्ट ना करें सर। आपने अपने आप को कहा कि आप सेकुलर नहीं हैं। अरे ठीक है सर, आप पब्लिक का टाइम वेस्ट ना करें। मेरे साथ बाकी भी मेहमान हैं। संबित पात्रा 30 सेकंड कुछ कहना चाहते हैं, चरण सिंह सापरा इंतजार कर रहे हैं, शराफुद्दीन इंतजार कर रहे हैं। संबित पात्रा 30 सेकंड में अपनी बात रखिए, देन इलाज शराफुद्दीन एंड फिरोज बख्त अहमद एंड चरण सिंह सापरा। 30 सेकंड संबित पात्रा, क्विक रिमार्क। देखिए, एक बात तो इन्होंने कही कि हम मुस्लिम और दलितों को किसी भी कीमत पर इकट्ठा करेंगे और उसके बाद हिंदुओं को हरा देंगे। मैं पहली बात बताऊं, दलित सबसे बड़ा हिंदू होता है, इसलिए हिंदू को दलित से अलग करने की कोशिश किसी को नहीं करना चाहिए। दूसरी बात जो ओवैसी जी ने कहा, उन्होंने कहा कि हम बाबरी मस्जिद वहीं बनाएंगे। यहां कांग्रेस के प्रवक्ता भी बैठे हुए हैं। मैं आज अलग कौम है, वहां मंदिर बनेगा, हिंदू अलग कौम बनेगा। पात्रा जी हिंदू हो सकते हैं लेकिन दलित हिंदू नहीं है, ये बात मैं साबित कर दूंगा 2 मिनट में। किसने कहा? पात्रा जी साबित करोगे भैया? आप कहते हैं आप दलित हिंदू हैं, आप कहते हैं दलित हिंदू हैं, मैं आपसे कह रहा हूं आप, अरे आप मुसलमान है कि नहीं आप प्रूव करिए।
अरे मैं अभी प्रूफ कर दूंगा कि आप भी हिंदू थे और राम का विरोध अरे मैं अभी बोल दूंगा कि आप पेरियार जी ने मैं राम तो का अभी विरोध प्रूफ किया कर दूंगा था कि आपके और पिताजी के दलित पिताजी पेरियार हिंदू को थे। भगवान मुझे मानते बताइए हैं। प्रूफ करने आप के लिए बोलिए पेरियार मैं अभी प्रूफ कर दूंगा कि आपके पिताजी के पिताजी हिंदू थे। सही है। मैं अभी प्रूफ कर दूंगा कि आपके पिताजी के पिताजी हिंदू थे। आप क्या प्रूफ करेंगे? मैं अभी प्रूफ कर दूंगा कि आपके पिताजी के पिताजी हिंदू थे। और क्या बता रहे हैं? थे आप कैसे प्रूफ करेंगे? आपके पिताजी के पिताजी आए थे सऊदी अरब से आए आप थे। कैसे प्रूफ करेंगे? आप क्या सऊदी अरब से आए थे? आप कहां से आए थे? ये तो ऐसे हिंदू बोल कहां रहे से हैं आए जैसे थे? बड़ा सऊदिया का प्रिंस है। आप कहां से आए थे? नहीं, ये तो ऐसे आप बोल चांद रहे पर से हैं आए जैसे थे? सऊदिया का प्रिंस है आप ये। चांद पर से आए थे? नहीं, मैं तो यही था I भैया। have a complete मैं यही objection, चांद पर से आए थे? I have a complete मैं कह रहा objection हूं, to it. मैं यही Hold on. भगवान है संबित पात्रा, you also hold on. All audios down right now. मेरे साथ बाकी भी पैनलिस्ट है. I have a big objection. दलित हिंदू नहीं है, ये एक नई थ्योरी है. इस देश के अंदर इलियास शराफुद्दीन बाबरी मस्जिद वहां बनाएंगे, 2019 में हिंदूवादी ताकतों को हराएंगे, ये अभी आपके सामने बोला. और क्या आपको लगता है कि इस देश में एक डिवाइड करने की कोशिश हो रही है और आप जैसे लोग भी इसमें सम्मिलित हैं? इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन को आप बिलोंग करते हैं तो अपना जवाब ध्यान से दीजिएगा, इधर उधर की बात मत करिएगा. सुमित, मैं ये कहना चाहता हूं कि 4 दलितों को मार दिया गया मध्य प्रदेश में, सिर्फ पैर पे पैर रखकर क्रॉस लेग बैठे थे, जटुदारियों की तरफ से, ब्राह्मणों की तरफ से. एक दलित घोड़े पर चढ़ा गुजरात में, उसको मार डाला गया ब्राह्मणों की तरफ से. किसी के घर में गोश्त था, क्या दलित हिंदू नहीं है सर? आरोप लगाकर मार डाला गया ब्राह्मणों की तरफ से. तो ऐसे लोगों के खिलाफ 80-90 करोड़ हिंदुस्तानियों को असद भाई एक प्लेटफॉर्म पर आओ बोल रहे हैं ताकि ये नफरत की पॉलिटिक्स बंद हो. जो आईएसआई के तलवे चाट रहे हैं संबित पात्रा, उनके गुरु, और आईएसआई से फंड ले रहे हैं आरएसएस. मध्य प्रदेश में आपके पास ये प्रूफ है तो करिए. बीजेपी का बातें मत करिए. आईएसआई से फंड ले रही है बीजेपी. हिंदुस्तानियों को बचाने के लिए बातें मत करिए डिबेट के अंदर. बोल रहे हैं. ठीक है, संबित चरण पात्रा सिंह पहले साहब, अंग्रेजों के गुलाम थे, आज आईएसआई के अंग्रेजों के गुलाम पे डिबेट हो रही है. ये पार्टी के लोग आईएसआई के लिए काम करते हैं, देश में दलितों को मारते हैं, मुसलमानों को मारते हैं. सर, क्या असद दलित भाई हिंदू उनको से अलग बचाने है? के लिए एक क्या प्लेटफॉर्म दलित पर हिंदू से आकर अलग है? दलित बचाओ, मुसलमान बचाओ, 100 करोड़ को बचाओ, हाँ, और 2019 देश बचा लो. ये कह रहे हैं. ओके, तो मैं ओके, कहता ओके. हूं, मैं संबित सीधा रुक पात्रा करता हूं, मैं जैसे सीधा रुक लोग करता हूं. इस बात से चरण सिंह सीखें, साहब, तौबा चरण सिंह साहब, करें, पॉलिटिकल इंसान बन क्वेश्चन. जाए. असाउद्दीन ओवैसी साहब ने एक बात बोली कि रीजनल पार्टीज, जिस महागठबंधन का आप सहारा ले रहे हैं, वो दलित प्लस मुस्लिम के लिए बेहतर है. आप इस राय से सहमत हैं? क्योंकि असाउद्दीन ओवैसी को लगता है कि रीजनल पार्टीज, चाहे वो जेडीएस हो, चाहे वो टीएमसी हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, वो इन तमाम चीजों के लिए बेहतर है. रीजनल पार्टीज कैटेगोरिकली ही सेड. जो रीजनल पार्टी रुकिए, आपकी टर्न नहीं है. चरण सिंह साहब का टर्न है. कहीं असाउद्दीन ओवैसी जो है ये ध्रुवीकरण की राजनीति कर रहे हैं. सुनिए, ये ध्रुवीकरण की राजनीति कर रहे हैं. ना तो नरेंद्र मोदी जी हिंदू मतदाताओं के ठेकेदार हैं, ना ओवैसी मुसलमान और दलित मतदाताओं के ठेकेदार हैं. ये केवल उस राजनीति के अंदर ध्रुवीकरण करने का प्रयास है. और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ओवैसी जी की जुबान से और जातिवाद की मैली चादर के नीचे अपने 4 साल की नाकामियों को छुपाना चाहती है. मैं तो ये कहना चाहूंगा कि ओवैसी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में मैच फिक्सिंग हुई है, क्योंकि ये दोनों को ध्रुवीकरण की राजनीति सूट करती है. पर सर, वो साथ तो रीजनल पार्टी का देने को कर रहे हैं, कुछ मत ये मिल कैसा जाएंगे साथ है? और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को भी कुछ मत मिल जाए. तो ये मैच फिक्सिंग, ठीक है. तो ये इनकी मैच फिक्सिंग है. आप ध्यान से सुनिए. लेकिन इन्होंने काला चश्मा पहन रखा है. आपकी और ओवैसी की मैच काला चश्मा पहन रखा है ओवैसी साहब ने. कैराना ने जो नतीजा दिया है, कैराना में जो गन्ना की जीत हुई है जिन्ना पर, जो खुलेआम जनता ने एक मैसेज दिया है कि हम विकास चाहते हैं और जनता भारतीय जनता पार्टी से हिसाब पूछ रही है. आपने किए हुए वादों का हिसाब लीजिए, विकास की बात करिए. ये मुद्दा है, ये धर्म और जाति और हिंदू और मुसलमान मुद्दा नहीं है. अभी पार्टीज बेटर है. संबित पात्रा, जवाब. देखिए, जहां तक ये मैच फिक्सिंग वाला सवाल है, 10 वर्षों तक कांग्रेस पार्टी तो असाउद्दीन ओवैसी जी के एआईएमआईएम पार्टी के साथ गठबंधन में थी
और अभी भी जब कर्नाटका में चुनाव हुए तो जेडीएस को समर्थन ओवैसी जी की पार्टी ने दिया था, और अभी उनकी गठबंधन की सरकार कर्नाटका के अंदर चल रही है। तो किसका मैच फिक्सिंग है भैया? किसका गठबंधन है? तो आप तो सरकार में है भैया, साथ में कर्नाटका में आप बिल्कुल होमवर्क करके नहीं आते। दलित और मुसलमान वोट भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है, उनका विभाजन ओवैसी करना चाहते हैं ताकि वो वोट जो है वो अपोजिशन को या कांग्रेस पार्टी को नहीं मिले। यही रणनीति है ना, यही राजनीति है ना कि दलित वोट और मुस्लिम वोट जो है वो खराब हो जाए, वो कांग्रेस पार्टी को या विपक्षी पार्टियों को न मिले। यही रणनीति है। तो ये मैच फिक्सिंग नहीं तो और क्या है? पीछे वो गिर जाएगा, कार्डबोर्ड का हाथ गिर जाएगा। मैं तो आपको बता रहा हूँ कि किस तरह से मैच फिक्सिंग हुई है आपकी। ठीक है, अपने समय से बोलिएगा, चिल्ला नहीं रहे, आपको बता रहे हैं कि आप लोग किस तरह से मैच फिक्सिंग कर रहे हो। मुझे ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा। ठीक है संबित मुझे ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा। मिस्टर सापरा, मुझे ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा। मैं ब्रेक के बाद फिरोज बख्त अहमद आपके पास भी आऊंगा। लेकिन इलियास साहब, दलित हिंदू होता है, ये फैक्ट है, और इस फैक्ट का और इस नैरेटिव को अगर बदलने की कोशिश है तो ये मुल्क के लिए बहुत घातक है। मैं एक अंतराल के बाद वापस आ रहा हूं। ब्रेक से पहले काफी बात हो रही थी, दलित सेफ नहीं है, मुसलमान सेफ नहीं है, दलित हिंदुओं का हिस्सा ही नहीं है। मेरे साथ फिरोज बख्त अहमद साहब हैं, मेरे साथ इलाज शराफुद्दीन है। और इलाज शराफुद्दीन, मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ, नॉन स्टॉप मत बोलिए, आराम से अपनी बात को रखिए और पूरा रखिए, कोई आपको रोक नहीं रहा। और जहां तक बात है हिंदुस्तान में मुसलमान खतरे में और दलित खतरे में है, मैं आपको एक बानगी बता देता हूं। चाइना के अंदर 22 इमामों को जेल में डाल दिया गया है क्योंकि वो हेट्रेड फैला रहे थे। और सरकारी संस्थानों में आप इबादत नहीं कर सकते, ये क्लियरली कह दिया गया है वहां पर। और हम यहां पर बात करते हैं, यहां पर ऐसा कुछ नहीं हुआ, दूर दूर तक कुछ नहीं हुआ। यहां तूफान आप लोगों ने खड़ा कर रखा है कि 2019 में दलित और मुसलमान अगर मिल जाएंगे और क्षेत्रीय पार्टियां उनकी रक्षा करती हैं तो हम यहां सरकार को बदल देंगे। कुल मिलाकर नैरेटिव यही सेट करना चाहते हैं आप। मैं फिरोज बख्त अहमद आपका रुख करता हूं और बहुत सीधा और स्पष्ट सवाल आपके सामने रखता हूं। रुकिए इलाज साहब, मैं आपके पास आऊंगा, मुझे जवाब देने दीजिए आपकी मैं बात आपका आपसे जवाब लूंगा सर। लेट फिरोज बख्त अहमद रिस्पॉन्ड फर्स्ट। फिरोज साहब, व्हाट इज योर टेक सर? देखिए अमीश जी, मेरी बड़ी हम्बल रिक्वेस्ट है कि जिस वक्त मैं बोल रहा हूं बीच में कोई टोका टाकी ना करे। मैंने सबको सुना, थोड़ा सा मुझे वक्त दीजिए। देखिए ऐसा है, मुझे कई बार हमारे जो ओवैसी साहब हैं उनकी अकल पे बड़ा तरस आता है। अच्छे खासे पढ़े लिखे लॉयर हैं, बारेट लॉ हैं, इंग्लैंड से कहाँ से पढ़ के आए हैं, लेकिन जब वो इस तरह की ज़बान बोलते हैं कि मैं मुसलमानों को और दलितों को एक करके मैं हिंदुस्तान का कायदे आज़म नहीं बेकायदे आज़म बनना चाहता हूँ, यहाँ का जिना बनना चाहता हूँ, यहाँ मैं उनको पहले मुस्लिम तोगड़िया कहता था, इससे बहुत चिढ़ते थे मुझसे। वो वही सब बातें करते हैं। मेरे समझ में नहीं आता कि मुसलमानों की इमेज को क्यों इतनी ख़राब करना चाह रहे हैं। ओवैसी साहब या उनके जैसे जितने भी नेता हैं, चाहे वो रामपुर के खान साहब हों या कोई भी हो, इस बात को समझ लें कि मुसलमानों के नेता ना ओवैसी ना कुछ हैं। अगर मुसलमानों के कोई नेता हैं तो गांधी जी थे, मौलाना आज़ाद थे, पंडित नेहरू थे, वाजपेयी जी थे और आजकल वो मोदी जी हैं। और अगर ओवैसी साहब समझते हैं कि मैं हैदराबाद की सीट को जमाने के लिए अपने मुसलमानों को बेवकूफ़ बना लूँगा, दलितों को बेवकूफ़ बना लूँगा, कोई कार्ड नहीं चलने वाला हिंदुस्तान में। ना यहाँ ब्राह्मण कार्ड चलेगा, ना दलित कार्ड चलेगा, ना हिंदू कार्ड चलेगा, ना मुस्लिम कार्ड चलेगा। सिर्फ एक कार्ड चलेगा, वो है इंडिया कार्ड, और हिंदुस्तान का कार्ड चलेगा। ये बात को समझ लें। और ये जो पार्टियां सब जितने करप्ट लोग मैं देखता हूँ, सब मोदी के ख़िलाफ़ इकट्ठे हो गए। मैं मोदी का ब्रीफ लेके नहीं चल रहा, मैं भाजपा का ब्रीफ लेके नहीं चल रहा। मैं एक बात ये देख रहा हूँ कि सबकी एक आवाज़ हो गई, सब एक प्लेटफॉर्म में आ गए, डिथ्रोन मोदी को उखाड़ के फेंको। अरे भाई, कोई आपका एजेंडा है? आपका कोई भी एजेंडा नहीं है। डेवलपमेंट का एजेंडा हो आपका, मुसलमानों को तालीम देने का। जैसे मोदी जी ने बड़ी अच्छी बात कही थी, एक हाथ में कुरान और एक में कंप्यूटर। इनमें से कोई ये बात कर रहा है? मैं नॉन पॉलिटिकल होकर के बात कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि ओवैसी साहब जैसे नेताओं को अकल आए, अल्लाह उनको अकल दे, अकल सलीम दें। और जो हमारे इलियास शरफुद्दीन को भी एक मैसेज देना चाहूंगा इससे पहले कि बोले। इलियास साहब सुनिए, आप पढ़े लिखे मुसलमान हैं, मैं आपकी इज्जत करता हूँ, आप सोच समझ के बोलिए। देखिए पूरा हिंदुस्तान नहीं, पूरी दुनिया आपको देख रही है, सारे मुसलमान, सारा हिंदुस्तान देख रहा है। सोच समझ के बोलिए। आप पढ़े लिखे गुस्से में नहीं है। मोदी से दलित और मुसलमान खतरे में नहीं है, मोदी से पूरा हिंदुस्तान खतरे में। मोदी से पूरा हिंदुस्तान खतरे में। मोदी की वजह से देश बट रहा है, मोदी से कोई खतरे में नहीं है। मोदी की वजह से इकोनॉमी नीचे जा रही है, मोदी की वजह से शक्कर
पाकिस्तान से आ रही है, मोदी की वजह से आईएसआई के लोग बीजेपी में घट रहे हैं, मोदी की वजह से गौरक्षक मासूमों को मार रहे हैं, मोदी की वजह से दलित चप्पल पहनकर जाने पर मर रहे हैं, मोदी की वजह से पूरा हिंदुस्तान खतरे में है, मोदी की वजह से दलित मुसलमान खतरे में नहीं है, मोदी की वजह से दलित खतरे में नहीं है, पूरा हिंदुस्तान खतरे में है। आज जवान को पहनने को वर्दी नहीं है, गांधी के हिंदुस्तान में, जवान को पहनने को वर्दी नहीं है, मोदी का सूट पहनेगा, जवान के पास वर्दी नहीं है, से ज्यादा सेफ है, सऊदी अरब से ज्यादा सेफ है, सीरिया से अफगानिस्तान से ज्यादा सेफ है। आप क्या बात कर रहे हैं सैफुद्दीन साहब? मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी, आप पढ़े लिखे मुसलमान हैं, पढ़े लिखे मुसलमानों की बात कीजिए। आप तो बिल्कुल जाहिलों की बात कर रहे हैं। मुसलमान नहीं, पूरा हिंदुस्तान किसी को खतरा नहीं है, मोदी से किसी को खतरा नहीं है, मोदी से उन लोगों को खतरा है जो हिंदुस्तान को तोड़ना चाहते हैं, ओवैसी जैसे लोगों को खतरा है जो हिंदुस्तान को डिवाइड करना चाहते हैं। हिंदुस्तान अब नहीं बटेगा, एक बात को समझ लो, ओवैसी इस बात को समझ लो, हिंदुस्तान अब नहीं बटेगा। 1947 में हिंदुस्तान बट चुका है, अब हिंदुस्तान को कोई नहीं बांट सकता। असीम वकार कुछ कहना चाह रहे हैं, इसीलिए परेशानी ठीक है इलियास साहब, डिबेट को दूसरी तरफ मत लेके जाइए। नहीं, मेरा निवेदन है, डिबेट का भाव मत बोलिए। आप भी इंतजार करिए, अपनी टर्न का इंतजार करिए, नॉन स्टॉप बोलने से कुछ नहीं होगा। संबित पात्रा, मैं आपका रुख करता हूं। दलित हिंदू नहीं है, जनेऊधारियों को हराएंगे, हिंदुओं को हराएंगे, ये जो नैरेटिव सेट करने की कोशिश है, इससे क्या बीजेपी को फायदा होता है जो कांग्रेस कह रही है? इस सवाल का जवाब क्या है? देखिए, बड़ा आश्चर्य का विषय है, जिस प्रकार से इन्होंने एक डिविजिव एजेंडा को अपनाने की कोशिश की है, वो बिल्कुल आपके सामने दिख रहा है। अभी ये दलितों को जो कहा जाए, दलितों को एक अलग एंटिटी के रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहे हैं, और अभी कह रहे थे कि मोदी जी के कारण इस प्रकार हो रहा है, मोदी जी के कारण वो उसको अटैक कर रहा है, मोदी जी के कारण वो उसको अटैक कर रहा है। हाँ, मोदी जी के कारण जो है वो अहमदियाओं के ऊपर भी अटैक हो रहा है, मोदी जी के ऊपर, मोदी जी के कारण सुन्नी जो है वो सिया के ऊपर अटैक कर रहा है, मोदी जी के कारण सिया सुन्नी के अंदर लड़ाई हो रही है, बोहरा के ऊपर अटैक हो रहा है, ये सब मोदी जी करा रहे हैं। क्या इस्लाम के अंदर डिवीजन नहीं है? क्या सिया सुन्नी में आपसी नोकझोंक नहीं है? क्या हम फिर भी मुसलमान कम्युनिटी को और इस्लाम को बांट सकते हैं? क्या हिंदू कह सकता है कि सिया मुसलमान नहीं है? क्या हिंदू कह सकता है कि अहमदिया मुसलमान नहीं है? तो किस प्रकार से एक फॉल्ट लाइन के आधार पर दलितों को हिंदू से दूर करने का जो प्रयास अभी हमारे कुछ मुसलमान नेता कर रहे हैं, यह अफसोसजनक है। दूसरी बात है, ये एक इस्लामिक रिपब्लिक बनाने की कोशिश की जा रही है। आप देखिए, ये जो बैठे हुए हैं मौलाना, जब ये दंगे भड़काते हैं तो दलित कौन है और दलित कौन नहीं है, ये पहचानते कैसे हैं? ये तो दलितों को छोड़ते नहीं है। जो कार सेवकों में मारे गए थे, उसमें तो कई दलित थे। जो कार सेवकों में मारे गए थे गुजरात में, आग लगा के आपने मार दिया था कार सेवकों को, उसमें तो कई दलितों को आपने आग में। अरे मत चिल्लाओ, बैठ जाओ। इंसान बना रहा हूं तुम्हारे को, जानवर से इंसान बना रहा हूं, दंगा तुम शुरू करे। इलियास, आप सब पे डिबेट पर हैं, आप सब पे डिबेट पर हैं। आईएसआईएस के डिबेट पे नहीं है। जानवर से इंसान बना रहा हूं, ये क्या तरीका है किसी को बोलने का? आईएसआईएस का डिबेट मजबूरन लाना पड़ा क्योंकि आईएसआईएस के एजेंट बैठे हैं। आईएसआईएस का डिबेट मजबूरन लाना पड़ रहा है। अमीश भाई, आपके चैनल पे क्या बोल रहा है? आईएसआईएस का डिबेट मजबूरन लाना पड़ रहा है। गौरक्षक आतंकवादी के गुरु बैठे। अमीश भाई, मुझे 10 सेकंड आईएसआई और गौरक्षक इसीलिए समझाना दिस इज नॉट फेयर। आप लोग बीच में इंटरवीन करेंगे, मैं ऑडियो डाउन करूंगा। 10 सेकंड संबित पात्रा, आप अपनी बात को रखिए। अमीश भाई, ये लोग कह रहे थे कि मोदी जी के कारण ये बहुत डरे हुए हैं और पूरा देश और ये सारे लोग खतरे में हैं। अगर डर के इनकी ये हालत है कि ये बोल रहे हैं कि मार देंगे, काट देंगे, जब मन हंस रहे हैं, आईएसआईएस से धमकी दिलवा रहे हैं, तो सोच लीजिए, ये अगर डर गया तेल लेने। अभी तो आप बोल रहे थे आप बहुत डरे हुए हैं, आपको डरा रहे हैं, इस्लाम खतरे में है और आप खतरे में हैं, और अभी बोल रहे डर गया तेल लेने। ये अनपढ़ गवार ये अनपढ़ गवार को कहां से पकड़ के लाए हो भैया? ये इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन के मेंबर है सर, हमारे को भी ट्रेनिंग। ये इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन के मेंबर है, पढ़े लिखे व्यक्ति है। काइंड ऑफ स्टेटमेंट, धोती तुम्हारी गिरी हुई, व्हाट इज द काइंड ऑफ स्टेटमेंट? डर गया तेल लेने, व्हाट इज द काइंड ऑफ स्टेटमेंट दैट ही इज मेकिंग? ये किस प्रकार की स्टेटमेंट से बात कर रहे हैं? ये पढ़ा लिखा आदमी है,
ये पढ़ा लिखा मौलाना है, ये पूरे तुम्हारे इस्लाम तो को जाहिल बदनाम नहीं कर रहे हैं हो यहाँ बैठ के, तुम आतंकवादी बोल रहे हैं, पूरा तुम इस्लाम आईसिस को बोल रहे बदनाम हैं, कर रहा है तुम्हारे ये तो जाहिल नहीं हो व्यक्ति। ही इज एन मैं तुमको इनजस्टिस खाली टू समझा रहा इस्लाम। हूं इस व्यक्ति कि के आपस में कारण दंगा तुम शुरू हमारे करें, प्यारे लड़ाई मुसलमान तुम भाई शुरू बहन करें, जो हैं वो बदनाम हो रहे मंदिर मस्जिद तुम हैं। शुरू ऐसे करें, लोगों को मत बुलाया गौरक्षक करिए। तुम्हारे अगर ये आतंकवादी है। मौलाना है जो इस ये प्रकार मौलाना के नहीं है गलत सर, शब्दों का ये इस्तेमाल मौलाना कर रहा नहीं है सर, ये डर गए इलाज हो। शराफुद्दीन है, ये ओहो, मौलाना आतंकवादी नहीं है, है, डर गए, ये डर गए, मेंबर सब डर प्रवक्ता गए। है इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन का। एक हिंदुस्तानी से ये संबित रिसर्च डर है, गया, ये एक रिसर्च हिंदुस्तानी से डर फाउंडेशन गया है। संबित, एक मुसलमान अल्लाह से डर गया बचाए संबित। इसको, ये अल्लाह बचाए इसको। ये रिसर्च फाउंडेशन अल्लाह का हाल बचाए ऐसा है, पर बताइए इसमें हंसने वाली नॉन बात रिसर्च का नहीं क्या हाल होगा? है मिस्टर इलियास हियर में ये रिसर्च फाउंडेशन है। इसमें हंसने वाली बात नहीं है। ये रिसर्च करने के बाद ऐसी गंदी ठीक है, बातें इसमें हंसने वाली कोई बात डर नहीं, गया मुस्कुराने तेल वाली लेने, कोई बात होटल नहीं गया तेल है। लेने। आपने बोला डर गया तेल लेने, और उसके बाद आपने क्या बोला, आप भागेंगे। ना किसी को भगाना है ना किसी को भागना है सर, नहीं डर रही सबको यही रहना है मैंने सर, कहा डर सबको रही, यही रहना है सबको सर। संबित की क्यों नहीं हो रही? और दलितों को अगर हिंदुओं से अलग करोगे तो ये गलत मैसेज होगा सर, ये समाज में गलत मैसेज होगा, ये डिवाइसिव पॉलिटिक्स होगी सर, इसे प्ले मत करिए मिस्टर शराफुद्दीन, इस डिवाइसिव पॉलिटिक्स को मत खेलिए, ये आग से खेलने के बराबर है। मस्जिद की पॉलिटिक्स डिविसिव पॉलिटिक्स है। देखिए, ना किसी को भगाना है ना किसी को भागना है, ना संबित मस्जिद पात्रा को को भगाना है ना आपको divisive भागना है politics सर। है। मुझे लगता है शब्दों की मर्यादा को रखा जाए। मैं चरण सिंह सापरा और मेरे साथ असीम वकार साहब भी हैं, फिरोज बख्श साहब भी हैं, लेकिन मैं आपके पास आता हूं असीम वकार साहब, आप कहते हैं कि आप डिवाइसिव पॉलिटिक्स नहीं करते, ऐसा आप क्लेम करते हैं, लेकिन बाबरी मस्जिद दोबारा हम बनाएंगे, ये बात अभी हो सकती है, ये पॉसिबल है? एक तरफ आप दलितों को हिंदुओं से अलग करेंगे, दूसरी तरफ बाबरी मस्जिद बनाने की बात करेंगे, और फिर आप बोलेंगे हम डिवाइसिव पॉलिटिक्स नहीं करते। सर, हम तो देश की एकता चाहते हैं, इससे देश की एकता होगी। बताइए आप मुझे। सर देखिए अमीश जी, मैं पूरी किसी के बीच में नहीं बोला, बिल्कुल नहीं मैं बोला। भी गुजारिश करूंगा साहब, मुझे हमारे नेता को अभी इस्लामिक स्कॉलर के जो फिरोज साहब बैठे उन्होंने कई कितनी गलत बात कह दी, पात्रा जी बोले, मैं कुछ नहीं बोला, क्योंकि देखिए साहब अपनी बात रखने आए हैं, ये डिबेट है, लोगों तक आवाज़ पहुंच जाए ये बेहतर है, लोग अपनी डिसाइड खुद कर लेंगे कौन सही कौन गलत। देखिए सापरा साहब ने ये कहा कि बीजेपी और ओवैसी मिले हुए हैं। अब सापरा साहब से मैं खाली इतना पूछे लेता हूं कि कर्नाटक चुनाव में 1 महीने लगातार राहुल गांधी से लेकर और वार्ड के नेता तक मंच पर चढ़कर यह ऐलान करते रहे कि जेडीएस और बीजेपी मिले हुए हैं और एक हैं, और आप कटोरा लेकर वहां पहुंच गए, तो आपकी बात पे यकीन कौन करेगा? समाजवादी पार्टी बिहार में चुनाव लड़ रही थी तो आप ये चिल्ला रहे थे कि समाजवादी पार्टी बीजेपी की एजेंट है, और उत्तर प्रदेश में आप कटोरा लेकर वहां पहुंच गए। बीएसपी को 15 साल 20 साल तक आप चिल्लाते रहे बीजेपी की एजेंट, फिर आप वहां भी खड़े हो गए, मुंह छूमने लगे, सोनिया जी मुंह छूम रही हैं, गाल छू रही हैं, चेहरा छुए ले रही हैं। अब आपकी बात को तो सर कोई मतलब मैं समझता हूं कि आधार ही नहीं है। जी वो इन्हीं पात्रा ने भी ये बात कहा कि बाबरी मस्जिद बनाना चाहते हैं, तकलीफ हो रही है, तो आप ये बता दीजिए कि ओवैसी साहब ने ये अपील की, सर सुनिए, अब ओवैसी साहब ने ये अपील की कि बाबरी मस्जिद के लिए दुआ कीजिए, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमारी दुआएं सुनेगा और मस्जिद बनेगी। और दूसरी तरफ से एक आदमी कहता है कि 2 लाख आदमी तलवारें लेकर, हसिया फावड़ा लेकर और कुदाल लेकर जाके वहां पहुंच जाओ, अयोध्या पे हमला कर दो और वहां आतंकवादी हमला करके मस्जिद गिरा दो। अब आप बताइए, एक आदमी शांति की अपील कर रहा है अपने अल्लाह से और लोगों से भी कह रहा है, और दूसरा लोगों के हाथ में फड़वा, सरिया, बेलचा थमाए दे रहा है कि जाके तोड़फोड़ कर दो, हिंदुस्तान में आग लगा दो। बाबरी मस्जिद कैसे बनाएंगे आप? बाबरी मस्जिद कैसे बनाएंगे? लेकिन मैं चरण सिंह सापरा का एक रिएक्शन लूंगा। चरण सिंह सापरा, रिएक्ट व्हाट असीम वकार सेड। आप किसके साथ खड़े होंगे मैं पूछ रहा हूं। चरण सिंह सापरा, देखिए असीम वकार साहब को यह समझना चाहिए कि इनकी दुकान जो है वो बंद है। ये डर रहे हैं कि हमारी दुकान बंद हो रही है तो अपनी दुकान खुली रहे, उसमें कुछ सामान नजर आता रहे, इसलिए ओवैसी साहब ऐसी बातें करते। ये तो ना 3 में है ना 13 में, चाहे कर्नाटक की बात करें या इसकी कहीं की बात करें। मिस्टर सापरा को दीजिए तो निकल गया। असीम वकार अनफेयर है जी, अपर क्लास हिंदू निकल गया। जब आप बोल रहे थे तो मैं बीच में नहीं बोल रहा था। समझते हैं कि अगर ओवैसी साहब खड़े हो गए, आप बोल रहे थे, मैं नहीं बोल रहा था। निकल गया तो आप शांत रहिए, हो जाएंगे सर, शांत रहिए, दर मारे शांत रहिए।
मैं आपसे जो शांत पूछ रहा रहिए। हूं उसका देखिए जवाब दीजिए आप। आपकी बारी थी, मैं नहीं आपने बोल रहा JDS था। को बीजेपी का थोड़ा एजेंट मुंह कहा बंद कि नहीं रखेंगे कहा? तो अच्छा होगा। मैं पूछ रहा हूं मुंह बंद आपने रखेंगे JDS तो को अच्छा बीजेपी का होगा। एजेंट कहा कि नहीं कहा? ये मैं जवाब दीजिए। नहीं तो मैं पूरे कपड़े नहीं, उतार क्यों सकता अच्छा हूं। होगा? सुनिए मेरी बात। जवाब दीजिए देखिए पहले आप। आज देश जो आपने है वो JDS आपके को ऊपर बीजेपी का निशाना नहीं एजेंट कर कहा रहा। था कि नहीं कहा था? देश आपने देश जो है समाजवादी ना, पार्टी को बिहार देश में जो है ना वो बीजेपी ओवैसी का की एजेंट तरफ कहा था ध्यान कि नहीं दे कहा रहा। था? हाँ, देश या ना की में जवाब नजरें दीजिए आप। ओवैसी की तरफ नहीं है। अरे शांत, अरे देश की भारतीय नजरें जनता आपकी पार्टी तरफ के नहीं एजेंट है। आप थे और आज भी हैं। आगे रहेंगे कि नहीं आप मुझे नहीं झूठे पता है। हैं। सुनिए, आप झूठे सुनिए मेरी बात, प्यार मिस्टर से। मिस्टर सुनिए। मिस्टर असीम आज वकार, देश आप जो भी है 30 ना, सेकंड सुनिए आज देश चरण जो सिंह है छापरा ना, को। वो आप MIM उसकी को गोद गिन में नहीं बैठ रहा। जाते हैं जाकर। सुनिए, आप जिसको अरे एजेंट आप कहते एजेंट हैं, हैं उसकी गोद और में बैठ एजेंट जाते रहेंगे हैं। कि नहीं रहेंगे और मुझे जिस दिन पता नहीं है, हमारी लेकिन मुझे कौम बात ने करने हमको दीजिए। सपोर्ट कर दिया, उस दिन आप अरे हमारी तहरीर वसीम को बैठे हुए वकार, मिलेंगे। बोलने जिस दिन दीजिए। हमारी कौम ने हमको अरे सपोर्ट देश किया, की उस जनता दिन आपको आप गिनी नहीं रही है। मायावती जी की देश तरह की जनता ओवैसी का साहब ध्यान के ओवैसी चेहरे पे को नहीं छूते है, नजर आएंगे, इसीलिए आप ध्यान बाल केंद्रित छूते नजर करने के लिए आएंगे, ऐसे बाल सब छूते बातें नजर कर रहे हो। आएंगे। ध्यान केंद्रित जनता करे, इसलिए आप ध्रुवीकरण की राजनीति कर रहे हो। तो आप ईमानदारी से कैराना ने बोल आपको दीजिए ना कि दिखा आपने दिया JDS है। को नहीं सुनिए कहा अभी था, शांति आपने से। बीजेपी के। देश, अरे देश का आपने ध्यान कहा आप था पे कि है ही नहीं कहा था, नहीं। जवाब दीजिए। देश का ध्यान तो भारतीय जनता पार्टी पे मैं आपसे है, पूछ रहा हूं, नरेंद्र आपने मोदी पे है शिवसेना के कि वो साथ क्या आप हैं। वादे कर रहे हैं। शिवसेना की आप ये तारीफ करते हैं, ये आप मन की नांदेड़ बात का चुनाव करते। सुनिए, शिवसेना के साथ अरे लड़े। आपका जवाब देने आपने नहीं बैठा शिवसेना हूं। का सुनिए मेरी गठबंधन बात। किया। मैं ब्रेक के लिए रुक रहा हूं, बात। मुझे ब्रेक के लिए ये रुकना भारतीय पड़ेगा, जनता मुझे ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा। कौन किसकी ए टीम है, कौन किसकी बी टीम है, ये तो चुनाव के बाद कई बार पत्ते खुलते हैं तो पता लगता है। कर्नाटक में क्या हुआ वो हम सबने देखा। लेकिन मैं अंतराल के लिए यहां रुक रहा हूं, लेकिन अंतराल के बाद उसी सवाल पे आऊंगा। बाबरी मस्जिद कैसे बन सकती है जब कोर्ट में, यानी सुप्रीम कोर्ट में केस है? ये कैसे तर्क है? मैं ब्रेक के बाद आर पार में इस दौर की शुरुआत करूं। और ब्रेक से पहले काफी बातें हुई, तीखी बहस भी हुई, लेकिन इलियास शराफुद्दीन, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप डिबेट की मर्यादा का ध्यान रखें और अपनी बात को रखें। आपने एक बात बोली और बड़ी दिलचस्प बात बोली कि हिंदू जो है, दलित जो है वो हिंदू नहीं है। चलिए, आपकी ये मानसिकता है तो आप अपने पास रखिए, लेकिन दूसरा पॉइंट, यहां पर बाबरी मस्जिद को दोबारा बनाने की बात हो रही है। जब ये मैटर अभी सुप्रीम कोर्ट में है तो कैसे बन सकती है? आपको लगता नहीं है असाउद्दीन ओवैसी एक तरह से दलितों को उकसाने का काम कर रहे हैं, दूसरी तरफ मुसलमानों को उकसा रहे हैं और ऐसे सपने दिखा रहे हैं तो फिलहाल पॉसिबल नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट में कहा है कि बाबरी मस्जिद तोड़ने वाले क्रिमिनल है। इस एतबार से आधा केस हम जीत गए। अच्छा। इंशाअल्लाह सुप्रीम कोर्ट इंसाफ करेगा, बाकी का आधा भी जीत जाएंगे। भव्य मस्जिद इंशाअल्लाह बनेंगी जहां पर एक मालिक ईश्वर की पूजा होगी, वेदास और कुरान के हिसाब से, जिसके साथ कोई पार्टनर नहीं है। अब जो लोग इसके खिलाफ है वो हिंदू भी नहीं है और मुस्लिम भी नहीं है। जो लोग मस्जिद के खिलाफ है और मूर्ति बिठाना चाहते हैं वो वेदा, गीता, उपनिषद तीनों का हुक्म तोड़ रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट के भी खिलाफ जा रहे हैं। आधा केस हम जीत गए, इंशाल्लाह बाकी का आधा भी जीत जाएंगे अल्लाह ठीक के है, हुक्म अब से। आपने अपनी बात रख ली। संबित पात्रा, रिस्पॉन्ड। देखिए अमीश भाई, जब आपने ये डिबेट शुरू किया था, आप वो वीडियो निकाल के देखिए क्या कहा था इलियास जी ने। उन्होंने कहा कि आज ना तो दलित महफूज है इस देश में और ना इस्लाम और मुसलमान इस देश में महफूज है। देखिए, हम इनको डरा के रख रहे हैं, इनका ये कहना है, इनका ये एलिगेशन है। डर के अगर ये इस प्रकार की धमकी दे रहे हैं कि हम छोड़ेंगे नहीं, अगर वहां मस्जिद नहीं बनेगा तो फिर ये देश नहीं रहेगा, वहां भव्य मस्जिद बनना चाहिए और मूर्ति पूजा तो किसी भी कीमत पर इस देश में होनी नहीं चाहिए। अगर डर के ये सब कह रहे हैं तो सोचिए, थोड़ा सा निडर हो जाएंगे तो बस आपके शो में गला काटना बाकी रह जाएगा, बाकी तो सभी कर ही दे रहे हैं। नहीं, थोड़ा डर गया ये क्या डर गया तेल लेने, मतलब ये डर गया तेल लेने, डर के पाकिस्तान के गवारों को मत बुलाया आप लोग ट्रेनिंग को जा रहे हैं। ये अनपढ़ गवारों को मत बुलाया करिए। ये डर गया तेल लेने किस प्रकार की भाषा होती है? पाकिस्तान में जाके खाना आप ये मर्यादा में रहिए, भाषा मत बोलिए और चुपचाप बैठ जाओ। शराफुद्दीन, इलियास शराफुद्दीन, कायदे में रहिए आप। भाषा को देखिए, सलीके से इस्तेमाल करो। तुम्हारे बाप गोड से आतंकवादी, देखिए मर्यादा में रहिए। आप बहुत बदतमीजी कर रहे हैं डिबेट के अंदर, प्रयोग कर रहे हैं मिस्टर इलियास, आप बेहद बदतमीजी का प्रयोग कर रहे हैं। शुरू करे पहले। किसने शुरू करा? किसने बोला आपको? अगर ये अमीश पहले समीज शुरू करे। नहीं, संबित ने कुछ नहीं बोला आपको। संबित ने क्या बोला आपको? आपने क्या बोला? डर गया तेल लेने के लिए। पहले आप कह रहे थे मुसलमान डरे हुए हैं, फिर आप कह रहे डर गया तेल लेने के लिए। ये शब्द है, अभी आप किसने गलत बोल रहे हैं?
मर्यादा में रहिए। अल्लाह से डरेंगे, मैं जरा जवाब दूंगा डरेंगे। शरफुद्दीन का। कई जैसे मोदी आए मुझे चले गए। पूरा करने दीजिए। फिरोज बख्त कुछ कहना चाह रहे हैं। होल्ड ऑन, फिरोज बख्त कुछ कहना चाह रहे हैं। ये डर इनका निकालूंगा शरफुद्दीन नहीं, इस का। बात को सब कंडेम करते हैं। मौका चरण दीजिए। सिंह साहब इज आल्सो कंडेमिंग। फिरोज बख्त अहमद। हाँ, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, देखिए ये इस तरह की जो टोन टेन्योर है कि भाई ये तेल लेने चला गया और डर गया, इस तरह की ज़बान इस्तेमाल मत कीजिए। आप जैसे लोगों की वजह से मुसलमान पूरी दुनिया में बदनाम हो रहे हैं। प्लीज़ फॉर गॉड सेक हमें जीने दीजिए। आप जो लोग जाके टीवी पे बोलते हैं, आपके जो साथी टीवी पे जाके बोलते हैं, उसका खमियाजा हमारे जैसे लेमैन, एक सीधे साधे नेशनलिस्ट मुसलमान को भुगतना पड़ता है। आप थोड़ा अपनी जबान पे कंट्रोल रखिए शरफुद्दीन साहब। आप जिस तरह की जबान पढ़े लिखे आदमी हैं। बिल्कुल इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन को मिला। हिंदुस्तान के सबके खिलाफ जा रही है। क्या कह रहे हैं आप? तेल हैं, तेल क्या कह रहे हैं? आरएसएस के गुलाम बन गए। मुसलमान सिवाय अल्लाह के किसी से नहीं डरता। आरएसएस की जुबान बोल रहे हैं। छोड़िए आरएसएस, आप सब पे नहीं है। मैं इस डिबेट को यही वाइंड अप करता हूँ। वसीम बखार, माफी चाहता हूँ, आपके पास नहीं आ पाऊंगा। आप कुछ कहना चाह रहे थे, लेकिन इस डिबेट को मुझे यही वाइंड अप करना पड़ेगा। कुल मिलाकर नैरेटिव ये है कि मुस्लिम दलित अगर एक हो जाएंगे तो 2019 में कहानी बन जाएगी। कहानी किसकी बनेगी अब ये यही जाने।